नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का 14वां वीडियो है तथा आज का हमारा विषय है पूर्व मौर्य काल या महाजनपद। इससे पहले हम लोगों ने अपने इतिहास की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से शुरुआत की थी, जिसका समय काल 3500 BC के आसपास है। तथा इसके बाद हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन किया, जिसका समय काल 3200 से लेकर 3100 BC के बीच का है। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया, जिसका समय काल 2300 से लेकर 1900 BC के बीच का है। तथा उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल का अध्ययन किया था, जिसका समय काल 1500 से लेकर 600 BC के बीच का है। हम लोगों ने इतिहास के कालखंड में 600 BC के आसपास पहुंच गए हैं। अब 600 BC के बाद का हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 600 BC तथा मौर्य काल के बीच में जो भी राजनीतिक स्थिति रही उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन समय के बीच में, इन दोनों समय के बीच में बहुत सारे महाजनपदों का विकास हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो समझते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जो कि ये महाजनपद वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कस्बे हुआ करते थे। 600 BC के आसपास ये बड़े हो गए थे, ये कबीले अब नहीं रहे तथा इस समय आते आते निजी संपत्ति की संकल्पना आ गई थी तथा जमीन जो थी वो बड़ी संपत्ति का रूप ले ली थी। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और ये आसपास वाली जमीन का जितना शुरू किया, जिससे युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इससे कबीलों का विस्तार हुआ। भौतिक उन्नति बढ़ाने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला किया करते थे। इस प्रयास में राज्यों का बड़ा विस्तार होने लगा और यही राज्य आगे चल के महाजनपद का रूप ले लिए, जिसे हम लोग साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो समझते हैं महाजनपद। महाजनपद का मतलब होता है महा का मतलब बड़ा, जन का मतलब व्यक्ति और मनुष्य, पद का मतलब पैर। ठीक है, तो जहाँ बहुत से अधिक लोग रहा करते हैं उन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और ये महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिए हुए थी, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हुआ करता था। ये वंशानुगत नहीं हुआ करता है, जैसे कि आज वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्योंकि वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो अंग्रेज हमें कहते हैं कि हमने आपको राजनीतिक प्रणाली दी, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे 600 BC के आसपास हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव हुआ करता था। तो देखिए हम लोग कितना विकसित हमारी प्राचीन इतिहास रहा है। ठीक है, तो अब बारी बारी से महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। महाजनपदों को हम लोग साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हमारा है मगध साम्राज्य, जो कि दक्षिणी बिहार में है, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, जो वर्तमान में आज राजगीर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद वंग और अंग, जो कि पूर्वी बिहार का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो आज वर्तमान में चंपानगर भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, चंपा नदी, जो आज चंदना नदी के नाम से जानी जाती है। और ये चंपा नदी मगध और वंग के बीच में सीमा का निर्धारण करती थी। इन दोनों के बीच में चंपा नदी बहा करती थी। उसके बाद मल्ल साम्राज्य, जो कि आज वर्तमान में गोरखपुर है, जिसकी राजधानी कुशीनगर है। उसके बाद वत्स साम्राज्य, जो इलाहाबाद है, जो कि जिन्हें हम लोग प्रयागराज भी कहते हैं, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग का अगला महाजनपद है चेदी या चेती साम्राज्य, जो कि वर्तमान में यमुना और बेतवा के क्षेत्र बीच का क्षेत्र, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, उसे कहा जाता है, जिसकी राजधानी सुक्तिवती, जो कि यूपी में बांदा जिले का नाम जो आज वर्तमान में है। इसके बाद काशी साम्राज्य, जो वाराणसी है और राजधानी भी इसकी वाराणसी थी। कोसल साम्राज्य, जो कि अयोध्या के उस समय महत्वपूर्ण राजधानी थी, जो कि आज वर्तमान में राजधानी नहीं थी, मतलब महत्वपूर्ण शहर था, जो कि आज वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जो उस समय उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अलावा वज्जी साम्राज्य, जो कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र था, जहाँ पर लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ जो कि महावीर स्वामी के संबंधित है। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसके बाद विदेह, जिनका संबंध राजा जनक से था और इनकी राजधानी मिथिला थी। इसके बाद कुरु साम्राज्य, जो कौरव हम लोग बोला करते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और इंद्रप्रस्थ में वर्तमान में दिल्ली, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र तथा मेरठ के आसपास के क्षेत्रों को इसमें इंद्रप्रस्थ में शामिल किया जाता था। इस कुरु साम्राज्य में कुरुप्रस्थ, दिल्ली और काम्पिल्य तीनों को मिलाकर कुरु साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पांचाल, जो कि यूपी में है, राजधानी कन्नौज हुआ करते थे। मत्स्य, जो कि जयपुर में है, जयपुर जो वर्तमान है वो मत्स्य साम्राज्य का हिस्सा था।
इसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद अस्मक जिसकी राजधानी पोटली थी। इसके बाद हम लोग गांधार देखते हैं, जो कि आज पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी वाले स्थान वाले क्षेत्र को गांधार क्षेत्र था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहाँ हमारा विश्वविद्यालय भी था, जहाँ के हमारे महर्षि चाणक्य भी वहीं पर शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। उसके बाद कंबोज नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, जो कि इसकी राजधानी राजापुर थी, तथा अवंती इसकी 2 राजधानियाँ थी जो कि मध्य प्रदेश में हैं, पहला उज्जैन और दूसरा माहिष्मती जिसको महेश्वर कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा महाजनपद का परिचय हुआ। अब हम लोग देखें कि महाजनपदों में एक मगध है जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। अब देखेंगे कि मगध क्यों शक्तिशाली हुआ। ठीक है, और उसके बाद ठीक है मगध देखते हैं, मगध के बारे में। ठीक है, तो एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण था कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना। तो समझते हैं, मगध साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम लोग बृहद्रथ को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन कारणों के कारण मगध साम्राज्य इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना। मगध साम्राज्य के जितने भी राजा हुए वे युद्ध एवं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे बिंदुसार ने महाकोशला देवी से बिंदुसार नहीं, ये अपना हो गया अपना बिंबिसार, गलती मिस्टेक हो गया। बिंबिसार ने ये महाकोशला देवी जो कोशल गणराज्य की थी तथा चेलना, वैशाली तथा क्षेमा मद्र गणराज्य की थी, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये राजनीतिक व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी, इस वजह से राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था तथा इस पर सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। उसके बाद देखेंगे कि राज्य के विकास में राजा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक संसाधन की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक है, इस कारण से क्या होगा कि भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ की भूमि जो थी बहुत ज़्यादा उर्वर थी और यहाँ पर घने जंगल से लकड़ियों का प्रयोग, वनों में हाथी उपलब्ध थे तथा इससे कारण ये हाथी युद्ध में काम आया करते थे। जैसे युद्ध में आज टैंक का यूज होता है, उसी प्रकार उस समय हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। इसके अलावा ये यहाँ पर लौह भंडार प्रचुर मात्रा में थे, जिस वजह से क्या हुआ, खेती के लिए बहुत सारे उपकरण, युद्ध के लिए हथियार उपलब्ध हो गए। उसके बाद जो कि हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका अभाव था। इसके अलावा यहाँ के नागरिकों की चेतना देखेंगे कि हम लोग ने देखा कि जितनी भी 60 से 65 दार्शनिक प्रणालियाँ विकसित हुई वो गंगा के मैदानों में ही विकसित हुई, जो कि यूपी और बिहार का क्षेत्र पड़ता है। इसमें दार्शनिक प्रणालियाँ विकसित होने के कारण लोगों की चेतना प्रगतिशील हो गई, क्योंकि विकास करने के लिए चेतना प्रगतिशील होनी ही चाहिए, क्योंकि विकास के लिए रूढ़िवादी होना जरूरी है, रूढ़ि विरोधी होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जिसकी 2 राजधानियाँ थी, राजगिरी तथा पाटलिपुत्र, की इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। पाटलिपुत्र 3 नदियों सोन, गंगा और गंडक के किनारे थी, जिसके कारण यहाँ पर परिवहन एवं संचार की व्यवस्था दुरुस्त थी, व्यापार में सुविधा हुई और कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था भी उपलब्ध थी। उसके बाद युद्ध की दृष्टि से ये सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि 3 तरफ से जल घिरे रहेंगे तो मैदानी भाग से हमला एक तरफ से ही होगा। ठीक है, 3 तरफ से ये जल से घिरे हुए थे। इसके बाद जो राजगिरी थी, इनकी जो राजधानी थी, वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसके अलावा गर्म और ठंडे पानी के रूप में यहाँ प्राकृतिक स्रोत थे, जिस वजह से क्या होगा, युद्ध के दौरान भी पानी का अभाव नहीं होगा। तो इन कारणों के कारण इस तरह हम लोग देखते हैं कि उपरोक्त वर्णन साबित करता है कि मगध साम्राज्य दूसरों की तुलना में क्यों विकसित था और धीरे धीरे मगध साम्राज्य अपने आसपास के दूसरे भी जनपदों को जीतते चला गया और इसका विस्तार हो गया। मौर्यों से पूर्व भी हम लोग देखें कि मौर्य अभी आया नहीं है, मौर्य वंश स्थापित नहीं हुआ, मौर्य उससे पूर्व भी मगध साम्राज्य विकसित था और मौर्यों को यह विरासत के रूप में मिला। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है मौर्य पूर्व प्रमुख शासक। इसमें हम लोग देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष धीरे धीरे कैसे हुआ।
सबसे पहला वंश है इसमें हर्यक वंश, इसकी स्थापना 566 बीसी में हुई थी तथा इसके संस्थापक बिंबिसार के दादा थे, किंतु इसके वास्तविक शासक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है, जिसका समय काल 542 से लेकर 493 बीसी के बीच में रहा है और इसकी राजधानी राजगिरी रही है। ये बिंबिसार है और आगे चल के हम लोग बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर रखिएगा। बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे मुझे हो गया था पिछली स्लाइड में। तो बिंबिसार के दादा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाली ग्रंथों में इस समय 8000 गांव तथा शहर हुआ करते थे तथा इस समय कृषि प्रमुख व्यवस्था थी, इसलिए इसने कृषि को संगठनात्मक रूप देने के लिए नाप जोख तथा कर की व्यवस्था स्थापित की। इसके अलावा इसने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद इस मगध का अवंती के साथ हमेशा युद्ध हुआ करता था, किंतु अनिर्णायक रहता था। तो इसने वहाँ अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार पड़ा तो इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को वहाँ अवंती भेजकर उसका इलाज करवाया था। इसके अलावा इसने विवाह के माध्यम से बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया, जैसे कि कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला देवी के साथ विवाह किया, वैशाली में चेलना के साथ तथा मध्य राज्य में क्षेमा के साथ विवाह किया। इसके अलावा इसके पुत्र अजातशत्रु था, जो कि अगला शासक बना, जिसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय काल 493 से लेकर 461 बीसी के बीच में है। ऐसा कहा जाता है कि इसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो इसलिए इसे हर्यक वंश के अलावा इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। किंतु कई जगहों पर ऐसा लिखा गया है कि अजातशत्रु ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि बिंबिसार अपने आप आत्महत्या कर लिया, ठीक है, तो इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। 493 में बीसी में अपने ऐसा कहा जाता है, 100% तो नहीं है, पिता की हत्या कर शासक बना। इसके बाद इसने वैशाली और काशी को जीता। उसके बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय बाद प्रथम बौद्ध सभा का इसने राजगिरी में आयोजन कराया था। उसके बाद इसका पुत्र उदयन आया, जो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर एक नगर बसाया जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं तथा इसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है। तो ये रहा हर्यक वंश का इतिहास। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। 431 बीसी आते आते हर्यक वंश को शिशुनाग वंश ने पदस्थापित किया। इसके संस्थापक थे शिशुनाग तथा इसकी राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। इसके बाद इसका एक और शासक आता है कालाशोक, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तथा इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे, जिन्होंने अपने को एकारट की उपाधि धारण की। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद परशुराम के दूसरे अवतार हैं। उसके बाद इसने कलिंग को जीता महापद्म नंद ने, और वहाँ से जैन मूर्ति को मगध में लाया। उसके बाद कलिंग में ही एक नहर खुदवाई, जिसका सबूत खारवेल की हाथी गुफा में उल्लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है, और सिकंदर के समय सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो मगध का राजा ये अपना घनानंद था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने मगध में मौर्य पूर्व अन्य वंशों का तथा राजाओं का बारे में अध्ययन किया और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ठीक है, कल से हम लोग देखेंगे अगला भाग इसका, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए नमस्कार।